हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विद्युत नारायण पथौलिया जीए के सुपर डोज के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। आज है 4 सितंबर और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स पर चर्चा। क्या कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, क्या हमने जो वीडियोस देखे हैं उनसे हम कितना सीख चुके हैं, वो भी हम आखिर में पता लगा लेंगे आपसे क्वेश्चंस पूछ के, और साथ में आपको कुछ रिवाइज भी कराएंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, इंग्लैंड और इंडिया वाली सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही थी अभी। इन सब से क्वेश्चन निकल के आते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसा हुआ है जो जानना जरूरी है। कुछ नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, कुछ बुक्स लिखी गई हैं, कुछ लोगों की डेथ हुई है। तो आइए चलते हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के जीए के सुपर डोज के सेशन में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट से आया है। हमेशा अपॉइंटमेंट्स बहुत परेशान करते हैं क्योंकि फैक्चुअल जो चीजें होती हैं स्टैटिक में भी फिर भी हम याद रख लेते हैं, लेकिन जो नाम होते हैं ना, अब नाम अपन अपनी क्लास के बच्चों के ही सारे नाम भूल जाते हैं, तो ये नाम कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि कुछ फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, कहीं से रिटायर होती हैं, कहीं पे अपॉइंटमेंट होती हैं, तो आपने हो सकता है इनका नाम पहले कहीं किसी और फील्ड में सुना हो। तो सीबीडीटी से पहला क्वेश्चन आया है आज हमारा कि सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। इससे पहले कि हम इसका आंसर पता करें, हम पता करते हैं चलिए सीबीडीटी के बारे में। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका नाम जो है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। काफी यहां से क्वेश्चन निकलता है कि सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है, कर देता हूं मैं आपको, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सीबीडीटी है, उसकी स्थापना हुई 1964 में। ये करती क्या है? ये क्या करती है, जो टैक्स के लॉ होते हैं, टैक्स के जितने भी लॉ होते हैं, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, प्रशासन को देखती है उनके, कि ये जो टैक्सेस के जितने भी कानून हैं ये फॉलो होते रहें, इन पर निगरानी रखना है, इसके लिए अपनी समीक्षाएं भेजना, अपनी सलाह देना मंत्रालय को। तो सीबीडीटी ये काम करती है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा जी को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि 1964 में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जेबी महापात्रा, ठीक है। अब जेबी महापात्रा कौन थे? जेबी महापात्रा कौन थे नहीं, अभी भी हैं। ये भारतीय राजस्व सेवा IRS, आप जानते हैं यूपीएससी के थ्रू IPS, IAS और IRS, इन 3 पदों के लिए सिलेक्शन होता है, कि वरिष्ठ अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जेबी महापात्रा 1985 बैच के IRS ऑफिसर हैं, ठीक है। और इसके पहले क्या, इनकम टैक्स गठित कमेटी जो थी, इनकम टैक्स कमेटी, उसमें भी रह चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स के लिए कमेटी बनाई थी, उसमें जेबी महापात्रा जी थे। बड़े ही फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको याद रखना होगा कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया, जेबी महापात्रा को। आज का पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको खत्म कर दिया गया है समझा के। और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? भाई इनके यहां लग गई है फूड इमरजेंसी। काफी भयावह स्थिति होती है जहां पर फूड इमरजेंसी लगती है। फूड इमरजेंसी लगी है इनके यहां। क्या हुआ है इनके यहां? इनके यहां क्या था, अभी कोरोना काल के टाइम पे इन्होंने इंपोर्ट कर दिया था बंद, इंपोर्ट जो था वो बंद कर दिया था। तो इनके यहाँ पैसे ही खाद्य संकट हो रहा था, इनके पास बाहर का विदेशी वस्तुएं नहीं थी। और अभी क्या हुआ, इनके पास विदेशी मुद्रा, मतलब इनके पास जो है डॉलर खत्म हो रहे हैं, डॉलर की इनके यहाँ बहुत ज्यादा कमी आ गई है। इन्हें चावल गेहूं के जमाखोरी पे कानून बनाने पड़ गए इनको, कि कोई इनको भंडारण ना कर ले, क्योंकि इनके यहाँ अभी आप देखेंगे, आप न्यूज देखेंगे तो लाइंस लगी हुई हैं दुकानों के बाहर, राशन की दुकानों के बाहर। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी। वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका।
इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसी स्थिति आ गई है फिलहाल के समय में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति, देखिए श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। फूड सिक्योरिटी, एक तरीके से खाद्य आपातकाल लगाया उन्होंने। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी कमी आई है, ठीक है। डॉलर की अपेक्षा उनकी जो रेट है वो बहुत कम हो गई है वहां के टका की, श्रीलंका की मुद्रा की। और खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई बढ़ गई है उनके यहाँ, को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। बैंक के आंकड़े बताते हैं। अब देखिए हुआ क्या उनके यहाँ, बैंक के आंकड़ों से पता चला है, अभी डेटा आया है कि उनके यहां पर श्रीलंका में विदेशी भंडार जुलाई में, अभी जुलाई में कितना हो गया है? 2.8 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि नवंबर में 2019 नवंबर में 7.5 अरब डॉलर तक काफी ज्यादा गिरावट है। ये एक साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर इनके यहां विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 4 से 5 अरब डॉलर की कमी आई है। और जब इतना कम एकदम विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा किसी के देश में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तरीके से बंद हो जाएगा, पैसा ही नहीं होगा, डॉलर ही नहीं होंगे। देखिए एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर अगर आपके पास होंगे तो आप इंपोर्ट कर पाएंगे, आपके पास डॉलर ही नहीं है देने के लिए, और डॉलर नहीं है, इसीलिए इनके देश में ऐसी स्थिति आ गई है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने अभी आपातकाल घोषित किया है खाद्य? आंसर है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। दिख रहे हैं फोटो में, आपको काफी खुश दिख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी बहुत परेशान चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व नारियल दिवस। देखिए बहुत प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। आप कहेंगे सर कितने प्रकार के? अब नारियल, संतरा, सेवफल, सबके ऐसे दिवस मनाए जाएंगे तो कैसे याद रखा जाएगा? लेकिन कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसे त्यौहार हैं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके लिए हम बहुत प्रकार के दिवस मनाते हैं। वो दिवस मनाने का मतलब होता ये है कि उस दिन तो लोगों में जागरूकता फैलानी ही है, उसके लिए नीतियां बनानी है। जैसे नारियल दिवस मना रहे हैं तो उसमें नारियल के प्रोडक्शन पे काम किया जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि नारियल की खेती को बढ़ावा मिल सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उनको वो माहौल, उनको वो एनवायरनमेंट दिया सके किसानों को, ताकि वो नारियल को उगा सकें। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाते हैं? चलिए नारियल से निकलने वाले 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी और बताता हूं, जो कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स पूछे जाते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो इसका है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा नारियल उत्पादक देश है। अब क्वेश्चन करते हैं भारत में सबसे ज्यादा कौन है? भारत में सबसे ज्यादा नारियल कौन उगाता है? उस राज्य का नाम है केरल। यहां से 2 क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वाले कभी भी आ सकते हैं। तो जब क्वेश्चन निकला है तो फिर दूसरी बात भी होनी चाहिए उससे रिलेशन में। हमने बताया कि हम केवल एक क्वेश्चन करा के यहां पर नहीं छोड़ेंगे, आपको अंदर तक जितना भी उससे क्वेश्चन बन सकता है प्रयास करेंगे कि सारे क्वेश्चनों को आप क्रैक कर सकें। तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, वो तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कि देखिए हम सितंबर के आसपास अभी जीए पढ़ रहे हैं, और ऑप्शन में अगर है जनवरी, मार्च, अप्रैल, तो 2 सितंबर परसों ही का दिन था जब हमने विश्व नारियल दिवस को मनाया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडोनेशिया है इसका, और भारत के अंदर जो है नारियल केरल में उगता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाते हैं। और चर्चा कर लेते हैं कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, नारियल की खेती और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना। भाई नारियल दिवस मना रहे होंगे तो ये तो कॉमन सी बात है कि नारियल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही काम करेंगे। साल 2009 में देखिए अगर क्वेश्चन निकल के आता है, पहली बार विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया था? साल 2009 में। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो 2021 तक हमने इसमें और बहुत सारी नीतियां बनाई हैं। 2009 से लेकर अभी तक काफी काम किया है नारियल के क्षेत्र में। 2 सितंबर के दिन हम ये दिन मनाते हैं। ये नारियल तो फल आपने देखा ही होगा, कोई नई चीज नहीं है, काफी ज्यादा महत्व है इसका हमारे देश में हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और किसी भी शुभ कार्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आज का, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर
किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है समझते चलिएगा अच्छे से। पहले तो बता दूं आपको कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। बैंकिंग को लेकर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आरबीआई बनाता है। रिजर्व रेपो रेट ये सब कुछ डिसाइड करने का, मौद्रिक नीतियां डिसाइड करने का काम जितने आप स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है इनके रेगुलेशन, इनको सुपरविजन करने का काम आरबीआई करता है। तो यहां पे क्या क्या आ रहा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियम, देखिए अभी आप लोग अगर बैंक जाते हैं तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपको याद होगा, कहते हैं कि आपकी केवाईसी नहीं है ना। अगर आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है, आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहते हैं पहले केवाईसी करवाइए। केवाईसी जो है आरबीआई रेगुलेशन लेके आया था केवाईसी का, वो 2016 के आसपास इसको लेके आया था ताकि वो अपने कस्टमर की पूरी जानकारी रख सके और जो इनलीगल ट्रांजैक्शंस हैं उन पर पकड़ अपनी मजबूत कर सके। तो केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो अब ये क्या हुआ, केवाईसी के नियम का एक बैंक है इन चारों में से जिसने पालन ढंग से नहीं किया। आरबीआई ने उसके एक खाते पर अभी नजर रखी तो उसकी जो प्रोफाइल थी वो उसके लेन देन से मैच ही नहीं कर रही थी। तो उसने, आरबीआई ने उस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाकर हिदायत दी है कि अगली बार से केवाईसी के नियमों में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और ऐसा किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक्सिस बैंक जो है 1993 में बना था। जैसे आरबीआई के बारे में मैंने आपको बताया कि आरबीआई 1935 में फाउंड हुआ था, ऐसे ही 1993 में एक्सिस बैंक हो गया था। एक्चुअली इसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी लंबा है। पहले इसको यूटीआई बोलते थे, यूटीआई से फिर ये एक्सिस में चेंज हुआ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका नाम था। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी का आपको फुल फॉर्म बता दिया है, नो योर कस्टमर। उसकी ढिलाई करने पर एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन। तीनों, इन दोनों के हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक्सिस का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों की ढिलाई करने को लेकर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। ये एक्सिस बैंक का लोगो है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, आपको दिख रहा है दोनों का। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये किस देश ने किया है? इसने क्या किया है? इसके देश में एक जगह है चेंगदू नाम की, उसने समुद्री रेल लिंक सड़क मार्ग से हिंद महासागर में पहुंच बनाई है यांगून म्यांमार से होते हुए। और अगर आप थोड़ा सा न्यूज देख रहे हैं और आपके इंटरनेशनल मुद्दों पर पकड़ है तो आप ये आराम से बता देंगे कि ऐसे काम चाइना ही कर रहा है। चाइना ही तो है जो हमारे आसपास, इंडिया के आसपास के और जितने भी देश हैं वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करके इंडिया पर दबाव डालने का पूरा तरीके से प्रयास कर रहा है। तो ये एक और काम चाइना ने किया है। चाइना ने दक्षिणी चीन सागर को एक्चुअली हिंद महासागर से जोड़ा है यांगून के माध्यम से और एक ट्रेड रूट शुरू कर दिया है। यहां से ही अब वो अपना पूरा व्यापार, पूरा मतलब यहां से ही वो अपना व्यापार अब सरलता पूर्वक कर रहा है। करीब पता नहीं 2 से 3-4 हफ्तों का समय उसने कम कर लिया है इस रूट को बना के, क्योंकि पहले घूम के जाना पड़ता था। तो बताते हैं, हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को, कौन सा शहर है? चेंगदू शहर। मैप पे दिखा सकता हूं आपको, ये चाइना के अंदर आप देख रहे हैं, ये चेंगदू शहर है। ठीक है, इसको पूरा नाम दिया ट्रेड कॉरिडोर, चाइना ने नाम दिया है। उसने यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक, यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर तक पहुंच बनाने के लिए एक रास्ता तैयार किया है, समुद्र सड़क रेल लिंक शुरू किया है। यह पश्चिमी चीन सागर को, यहां पश्चिमी चीन सागर है, को हिंद महासागर से जोड़ने वाला ट्रेड कॉरिडोर। आपसे पूछा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा ट्रेड कॉरिडोर बना है, तो यांगून से लेके चेंगदू तक का। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चाइना की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है। क्या होती है लॉजिस्टिक लाइन? जहां से हम ट्रेड करते हैं, जहां से माल का आवागमन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इशूज़ है ये, उनमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आप एग्जाम पीएससी का दे रहे हो, मेंस का, यूपीएससी का दे रहे हो, ये आपको लिखने को ये इस बार टॉपिक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक में आप इसको रख सकते हैं। तो ट्रेड कॉरिडोर जो बना है, चाइना ने बनाया है, चेंगदू से लेके म्यांमार के यांगून तक, ठीक है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, और म्यांमार की क्या है? नई पई ताप। यहाँ से 2 क्वेश्चन और आपके लिए कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2023 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? देखिए, एक राज्य सरकार है अपने देश की, उसने एक इन चारों कुश्ती खेल को गोद ले लिया गया है। 2023 तक क्या कर रहा है? गोद लेने का निर्णय ले रहा है वो। और किसी खेल को गोद लेने का मतलब है उसके प्रति अपने समर्पण को दिखाना, अब उसके लिए काम करना, उसको इस प्रकार का बुनियादी ढांचा प्रदान करना ताकि वो इम्प्रूव हो सके गेम। तो ऐसे ही कुश्ती को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद ले लिया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप 1 वर्ड में याद करें कि कुश्ती को किस राज्य ने गोद लेने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने। कुश्ती दोस्तों एक बहुत ही पुराना फॉर्म है लड़ाई का। कुछ सारे जितने आप गेम्स देख रहे हैं उनमें से बहुत एक सबसे पुराना फॉर्म क्या है? युद्ध का एक ओल्डेस्ट फॉर्म है, युद्ध का पुराना रूप है, ये सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो गुफा चित्रों में भी मिल जाता है। गुफा चित्र कब के हैं? आज से हजारों साल पहले के। और इसका उल्लेख तो जो रामायण जैसे महाकाव्य में ही है। कुश्ती क्या होती है? सबसे पहले मूल युद्ध का वर्णन कब सुना है? हमने सुना है ये रामायण में, बाली और सुग्रीव के समय में। तो कुश्ती कितना पुराना है? आप महाभारत में भी इसका देखेंगे वर्णन, मल्ल युद्ध में मल्ल युद्ध ही कुश्ती होता है। फिर इसके आगे चल के अब और सारे फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन इसका सबसे पुराना फॉर्म जो है युद्ध का वो कुश्ती ही है। और इस कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए, इसके प्रति काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को गोद ले लिया है, ठीक है। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत क्या होने वाला है सुनिए। सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करेगी तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक और क्वेश्चन है कि ओलंपिक में कुश्ती में लोग जाएं हमारे यहां से और मेडल्स लेके आए, इसके लिए पहले उनको अच्छी ट्रेनिंग, उनको अच्छा खाना पीना, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था, उनको वो माहौल देना ताकि वो उसमें इंप्रूव कर सकें। उसके लिए 170 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। 170 करोड़ का निवेश कुश्ती के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोगों देख रहे हैं ये कुश्ती यहाँ पे खेली जा रही है, इस तरीके का ये खेल होता है कुश्ती का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया है एक और क्वेश्चन, यह है संयुक्त सैन्य अभ्यास से। अभी हाल ही में पिछले वीडियो में हमने कौन सा देखा था? हमने कजाकिस्तान के संग देखा था, नहीं अभी हमने अल्जीरिया के संग देखा था। अपना कौन सा वाला देखा था? जो हमें नौसेना अभ्यास कर रहे हैं हम अल्जीरिया के संग, पहली बार हम कर रहे हैं अल्जीरिया के संग। अल्जीरिया के तट पे जाकर हमारी तरफ से रिप्रेजेंट किया है INS ताबर ने और अल्जीरिया की तरफ से किया है ANS एसगर ने। एक सैन्य अभ्यास, नौसेना का सैन्य अभ्यास देखा। अभी हम दूसरा देखने वाले हैं कि भारत ने हाल ही में काजिंद 21, नाम क्या है उसका? काजिंद 21 संयुक्त ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये किसके संग कर रहे हैं हम? तो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। क्या है इसका उत्तर? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। और मुद्रा क्या है यहाँ की? टेंगे। टेंगे कजाकिस्तान की जो है वो है टेंगे, इसकी मुद्रा है। और नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान के संग हम संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसमें KAZ से आप देख रहे हैं कजाकिस्तान है और IND से इंडिया है, इसलिए तो इसका नाम काजिंद रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है थोड़ा चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं 13 दिनों का सैन्य अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास में अब हो क्या रहा है? देखिए, दोनों देश आतंकवाद से परेशान हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद से कजाकिस्तान और इंडिया दोनों ही परेशान हैं और दोनों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। सैन्य अभ्यास इसीलिए किए जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद
विरोधी अभियानों पर विशेष बल जोर दिया जाएगा। यह सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों को पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में उग्रवाद, देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इंडिया के और कजाकिस्तान के, वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में उग्रवाद है और आतंकवाद है, उनका प्रशिक्षण का एक अवसर प्रदान करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट के 90 कर्मी शामिल होंगे। हमारे यहां से बिहार रेजिमेंट के 90 जो सोल्जर्स हैं वो वहां जाके संयुक्त सैन्य अभ्यास में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हो क्यों रहा है? आतंकवाद और उग्रवाद को कम करने के लिए। हो किसके बीच रहा है? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच। क्या नाम है? काजिंद 21। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगे। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिंक करते जाइए, याद होते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है डेथ को लेके। किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है अभी कुछ दिनों पहले। अभी हमने वासु परांजपे की डेथ के बारे में पढ़ा था, जो कि क्रिकेट कोच थे। ठीक है, और अब आ गया है हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ, वे कौन थी? तो रजनी कौल के बारे में मैं आपको बता दूं, रजनी कौल एक फेमस पर्सनालिटी थी, पत्रकार वो थी बाय प्रोफेशन, लेकिन पत्रकार में भी उनके नाम पर एक कीर्तिमान स्थापित हो गया था। वो बीबीसी की पहली हिंदी एंकर थी, हिंदी समाचार वाचिका थी वहां से। ठीक है, तो रजनी कौल पत्रकार थी, बीबीसी में काम करती थी। हाल ही में इनका निधन हुआ है। बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचिका रजनी कौल का निधन हो गया है। ये रजनी कौल जी हैं, आप इनकी पिक्चर मेरे पीछे देख सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। पहली बार बीबीसी पर लगभग 60 साल पहले हिंदी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली प्रतिष्ठित प्रसारक कौल 93 वर्ष की थी। 93 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी। पहली समाचार वाचिका थी हिंदी की। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आकाशवाणी है, सबसे पहले वहां पर बीबीसी आई थी, और फिर उसी के आप आज इतने रूप हैं, बीबीसी हिंदी आप देखते होंगे, आपको सोशल मीडिया पे चैनल मिल जाते होंगे, और काफ़ी ट्रस्ट कर सकते हैं आप उसकी खबरों पर भी। अगला क्वेश्चन है, तो रजनी कौल को आप याद रखिए, रिवाइज कर लीजिए। रजनी कौल बीबीसी की पत्रकार थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है आज का, वो अवार्ड को लेके। हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़े, डेथ देखी, और अब आया है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में एक फेमस पुरस्कार है जो दिया गया है, आप सबने उसका नाम सुना हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का क्या हुआ? हाल ही में किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक फिरदौस कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि फिरदौस कादरी जो हैं वो हमारे ही पड़ोसी देश बांग्लादेश की रहने वाली हैं और एक वैक्सीन वैज्ञानिक है। काफी अच्छे वेलफेयर के काम ये करती हैं। रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्यों दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में वेलफेयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे काम के लिए 6 से 7 फील्डों में ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ से किरण बेदी को, अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। ऐसे ही अभी हम हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ लें कि किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे मिला है। ये तो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि फिरदौस कादरी, तो आपको फिरदौस कादरी भी याद रखना है, कहाँ की है, बांग्लादेश की, ये भी याद रखनी है, प्रोफेशन क्या है, वैक्सीन वैज्ञानिक है, पुरस्कार क्या मिला है वो भी याद रखना है। तो याद तो रखना पड़ेगा अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो बांग्लादेश की वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया है? डॉक्टर कादरी वयस्कों, बच्चों और शिशुओं के लिए हैजा रोधी मुंह से दिया जाने वाला सस्ता टीका और टाइफाइड का टीका विकसित करने का श्रेय है। काफी अच्छा काम किया है इन्होंने मेडिकल साइंस की फील्ड में। जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है? हैजा एक बड़ी बीमारी के रूप में इंसान को खत्म कर सकती है, उसका इन्होंने बहुत ही सस्ता टीका, बहुत ही कम दामों पर दिया जाने वाला टीका विकसित किया है और एक वेलफेयर का काम किया है, और इसीलिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसको इंडिया का एशिया का एक बड़ा पुरस्कार आप इसको कह सकते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार आप इसको कह सकते हैं रेमन मैग्सेसे को। ठीक है, एशिया कह नहीं सकते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तब भी आप यही क्वेश्चन ऐड लगा के आएंगे, आंसर लगा के आएंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ये वो अवार्ड है, इस पर उसके राष्ट्रपति का चित्र अंकित है, और ये हैं आदरणीय श्री कादरी जी, फिरदौस कादरी जी, जिन्होंने ये टीका विकसित किया है। दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द
THE दा नहीं है, ये THE का फुल फॉर्म है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? देखिए THE इसका फुल फॉर्म होता है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन क्या करती है कि अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर रिसर्च करके, उन पर स्टडी करके, उनमें किस प्रकार का माहौल है, वहाँ शिक्षा का कैसा वातावरण है, वहाँ के बच्चे कितने आगे निकल रहे हैं, इस पर स्टडी करके उन यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो हाल ही में टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा जो संस्थान है वो टॉप पर रहा है? ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टॉप पर रही है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड रैंक जो आई है बच्चों याद रखिएगा कैलिफोर्निया की आई है, और थर्ड रैंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आई है। हार्वर्ड और कैलिफोर्निया आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये यूएस की हैं, दोनों ही अमेरिका से संबंधित हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया यूएस में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। आई थिंक 1090 के आसपास की स्थापना हुई थी और 1000 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। 1000 एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। तो ये 3 रैंकिंग मैंने आपको बता दी है कि दा का फुल फॉर्म है टाइम्स हायर एजुकेशन, पहले पे आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की लंदन में, और दूसरे पे आई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तीसरे पे आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है, IISc इसको कहते हैं, IISc। ये 301 से लेके 350 के मध्य इसकी रैंकिंग है। ऐसी 300 के ऊपर इनकी जो रैंक्स आती हैं वो बीच की रैंक बता देते हैं कि 301 से लेके 350 के मध्य आई है। मतलब इंडिया का पहला संस्थान पूरे विश्व में 300 के ऊपर तो है ही, मतलब इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है IISc, वो वर्ल्ड में 300 के ऊपर स्थान रखती है। ठीक है, आइए थोड़ा और विस्तार चर्चा करते हैं। कैसे काफी कुछ मैंने आपको यहीं बता दिया है कि IISc बेंगलोर में है, ऑक्सफोर्ड याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड पहले पे है, कैलिफोर्निया दूसरे पे है, हार्वर्ड तीसरे पे है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये 2022 की लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम की, यूके की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया। टाइम्स यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था, 99 देशों के 1600 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे। जब इन्होंने इस पर स्टडी की, रिसर्च किया, डेटा लिया, तो इन्होंने 99 देशों के 1600 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया था, जिसमें पहले पे ऑक्सफोर्ड आई है। हमारे इंडिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु किस रैंक पर आई है, 301 से लेकर 350 पर। देख सकते हैं आप, ये बहुत काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 1000 एकड़ में फैली हुई है। इसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं इमेज पे, गूगल पे, जो फ्रंट में आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसका इमेज में। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो कि आ गया है फिर से पैरालंपिक पर। हमने लगभग अपने 2-4 दिन से जितने भी हमारे वीडियोस आए हैं उसमें पैरालंपिक पर चर्चा की है, और ये अच्छी बात है कि हमको लगातार मेडल मिलते जा रहे हैं और इंडिया आगे बढ़ रहा है खेलों में। तो अभी क्या हुआ, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? इंडिया के पाले में एक और मेडल आ गया है, सिल्वर मेडल, और आया किस में है, हाई जंप में। ठीक है, हाई जंप में आया है सिल्वर मेडल। इसके पहले मैंने आपको 2 और बताए थे। ठीक है, सुमित अंतिल के बताया था मैंने आपको, ये गोल्ड लेके आए थे अभी। ठीक है, गोल्ड भाला फेंक में। और अवनी लेखरा लेके आई थी शूटिंग में, गोल्ड शूटिंग 10 मीटर, ये भी गोल्ड लेके आई थी। और फिर अभी हमारे पास सिल्वर लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं सिल्वर हाई जंप में? इनका नाम है प्रवीण कुमार। क्या नाम है इनका? नाम है प्रवीण कुमार। तो याद रखिएगा आप नाम, प्रवीण कुमार को हाई जंप में
सिल्वर मेडल मिला है। आइए चर्चा कर लेते हैं प्रवीण कुमार के बारे में विस्तार से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, मात्र 18 वर्ष के हैं प्रवीण कुमार, ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, अधिकतर आते भी हैं कि ये जो शख्स हैं प्रवीण कुमार, पहली बात तो ऐसा है कि प्रवीण कुमार कौन है। प्रवीण कुमार एक एथलीट हैं, इन्होंने हाई जंप में देश को सिल्वर मेडल जिताया है। कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा के रहने वाले हैं। 18 वर्ष के हैं। फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई है। देख रहे हैं आप, 2.07 मीटर की हाई जंप। देखिए दो प्रकार की होती है, इसको लॉन्ग जंप मत समझ लेना। लॉन्ग जंप में अलग होता है, हाई जंप अलग होता है। आप ऐसे में कूदते हैं तो लॉन्ग जंप होता है, और ऐसे में कूदते हैं तो हाई जंप होता है। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो ये हाई जंप में आए हैं सुमित, जो प्रवीण जी हैं। 2.07 मीटर की कूद लगाई है, वह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। एशिया में इनके नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन ये टॉप पर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनको सिल्वर मिला है तो हाई जंप में गोल्ड किसको मिला है? ब्रूम एडवर्ड जोनाथन 2.10 मीटर की इन्होंने हाई जंप लगाई है और गोल्ड जीता है। साथ ही ब्रॉन्ज पर किसने? पोलैंड के लैपियाटो मोसियाजो। ठीक है, नाम इन लोगों के बड़े अटपटे रहते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन लैपियाटो मोसियाजो ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रवीण कुमार ने हमारे सिल्वर मेडल जीता है और ब्रूम ने जीता है स्वर्ण पदक। 2.07 मीटर, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, पिक्चर मेरे पीछे प्रवीण कुमार जी की। नोएडा के रहने वाले हैं। पैरा ओलंपिक खेल रहे हैं। बचपन से ही इनके संग ये प्रॉब्लम थी कि इनका जो एक पैर है वो दूसरे पैर से थोड़ा छोटा है, इसीलिए ये चलने में उतने तेज नहीं थे, चलने में इनको असमर्थता होती थी थोड़ी बहुत। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रशिक्षण लेकर ऊंची कूद में आज देश को सिल्वर मेडल जिताया है। तो काफी प्रेरणा हम इनसे ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए फिर से क्वेश्चन जो है वो हमारे गेम से आया है, स्पोर्ट्स से आया है। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? हाल ही में आपको मालूम होगा इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पर हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने किया है? हमारे ही बल्लेबाज जो हैं सरदल ठाकुर ने कपिल देव के बाद सेकंड नंबर पे आ गया। देखिए कपिल देव ने, इंडिया की बात चल रही है, कपिल देव ने इंडिया से सबसे ज्यादा जल्दी टेस्ट में 30 गेंद में अर्धशतक मारा था। और अभी शार्दुल ठाकुर ने सेकंड रैंक पे आ गए हैं, 31 गेंद में 50 मारी है, 50 रन ठोके हैं। ठीक है, तो नाम क्या है? शार्दुल ठाकुर। जो लोग इंटरेस्टिंग रहते होंगे क्रिकेट में, उनको मैच देख भी रहे होंगे, उनको ये क्वेश्चन जल्दी क्लिक कर जाएगा और लगा देंगे। लेकिन जो केवल पढ़ रहे हैं, जो इतना ज्यादा टीवी नहीं देख पाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि शार्दुल ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। काफी नए बल्लेबाज हैं हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, शार्दुल ठाकुर ने केवल 31 गेंद पर इंग्लैंड के खिलाफ, क्वेश्चन है किसके खिलाफ मारा था इन्होंने? इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया है। वे टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पहले कौन है? कपिल देव ने लगाया था पहला। शार्दुल से पहले कपिल देव ने टेस्ट में केवल 30 गेंद पर, और कपिल देव ने, देखिए शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ, कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये लोग इंडिया से पहले दूसरे हैं। विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था मिसबाह उल हक। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मिसबाह उल हक के नाम है। इन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। तो 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हुए आपके यहाँ पे कि शार्दुल ठाकुर सेकंड बल्लेबाज बन गए कपिल देव के बाद। कपिल देव ने 30 गेंद में लगाया था, इन्होंने 31 गेंद में लगाया। लेकिन सबसे तेज जो लगाया था मिसबाह उल हक ने लगाया था, उन्होंने 21 गेंद में लगा दिया था 50। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि टेस्ट मैच में सबसे जल्दी किसने लगाया था? मिसबाह उल हक ने 21 गेंद में। शार्दुल ठाकुर की फोटो है, आपके लिए जाना पहचाना चेहरा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गेम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अपने लगातार दूसरे तीसरा क्वेश्चन हम गेम से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया है हमारा स्पोर्ट से। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम, काफी फेमस फुटबॉलर हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने नाम देखा होगा इनका, बैठे हुए थे और कोका कोला की बोतल हटा के अपने सामने से
हटा दी थी अपने फ्रेम में से और पानी को इन्होंने पानी पीना चाहिए, हटाइए कोका कोला की बोतल, उसकी वजह से कोका कोला के शेयर्स गिर गए थे। ठीक है, तो अब इतना कुछ बता ही दिया है आपने, देखते ही सोशल मीडिया पे हिट रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो वर्ल्ड के अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। 111 गोल उन्होंने दागे हैं। ठीक है, आइए चर्चा कर, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बता दूं आपको यहीं पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड FC के प्लेयर हैं। ठीक है, पुर्तगाल की टीम के लिए भी खेलते हैं और जो मेन टीम है जिसके लिए खेलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड FC फुटबॉल क्लब के लिए। किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। पुर्तगाल के रहने वाले हैं और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 111 गोल दागे हो चुके हैं इनके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल दागने वाले प्लेयर हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, कहां पर इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया बताता हूं। अभी जो वर्ल्ड कप का जो चल रहा था, क्वालिफाइंग का जो राउंड चल रहा था, क्वालिफायर्स में ये पहुंचे और वहां पर आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल इन्होंने किए और उन्हीं 2 गोल करने के साथ ये विश्व के पहले बड़े खिलाड़ी बन गए, क्योंकि इससे पहले जो था 109 गोल जो थे वो हाईएस्ट थे। ठीक है, वो अली दोई ने किए थे। ईरान के अली दोई जो हैं उनके नाम पे ये रिकॉर्ड था। 109 गोल उनके नाम पर थे। सऊदी अरब के वो ईरान के वो रहने वाले हैं, लेकिन अभी हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने 2 गोल दाग दिए, तो 109 पे वो भी पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने 2 गोल और किए वो 111 पे पहुंच गए और विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए इंटरनेशनल। ये आप देख रहे हैं, ये वहीं से आप फोटो आप देख रहे हैं। इसी मीटिंग में इन्होंने अपने सामने से 2 कोका कोला की ऐसी बोतल उठा के फ्रेम से बाहर निकाल दी थी। उस दिन कोका कोला को बहुत नुकसान हो गया था और लोगों को पानी पीने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। ठीक है, प्रेरणा है, बहुत सारे लोगों के आइडल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है क्रिकेट से। अभी हाल ही में हमने क्रिकेट का एक क्वेश्चन देखा है शार्दुल ठाकुर वाला, ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे सेकंड नंबर पर इंडिया के आ गए हैं जिन्होंने सबसे जल्दी 50 लगाई है। अभी आया है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। अभी कल ही परसों में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन बन गए। काफी फेमस रहते हैं, इंडियन क्रिकेट के कप्तान भी हैं, विराट कोहली जी। विराट कोहली सबसे तेज, पूरे विश्व में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर को, आज 4 सितंबर का दिन है, 2 सितंबर को अभी जो सीरीज हम लोग देख रहे थे चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां पर 2 सितंबर 2021 को चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 रन पारी के आधार पर, मतलब कम पारियों में 23,000 रन किसने सबसे ज्यादा बनाए हैं, वो विराट कोहली हैं। सबसे पहले खिलाड़ी बन गए। कोहली ने 490 पारियों में यह कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले अपने कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 522 पारियों में, सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में 23,000 रन बनाए थे मास्टर ब्लास्टर ने, और विराट कोहली ने 490 पारियों में 23,000 रन का कीर्तिमान हासिल कर पहले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। काफी गर्व की बात है इंडिया के लिए। विराट कोहली की फोटो दिखाने, इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, हमेशा छाए रहते हैं अखबारों में, टीवियों पे। तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड वाली सीरीज के टाइम पे हमने 2 कीर्तिमान हासिल किए, एक तो शार्दुल ठाकुर ने भी किया और विराट कोहली ने भी किया है। तो 2 क्वेश्चन हमारे लगातार तैयार हो गए 2 दिन में। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में, देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक से फिर से क्वेश्चन आ गया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में पहला पदक दिलवाया। यह कल की ही बात है, शुक्रवार के दिन पैरा ओलंपिक में हमको फिर से एक मेडल मिला है और अच्छी बात यह है कि इस गेम में पैरा ओलंपिक में पहला मेडल हमारे पास आया है। ठीक है, तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक में हमारे पास कोई भी अभी मेडल नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में कल के दिन हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, किसने? टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी का, तो याद रखना है आपको, हरविंदर सिंह इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके पहले मैं अपने अवनी लकीरा के बारे में पढ़ा, प्रवीण कुमार के बारे में पढ़ा, सुमित अंतिल के बारे में पढ़ा, और ये अभी हरविंदर कौर,
इन्हीं सीरीज में अभी 3-4 दिन के जीए में ही आपने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देखे हैं पैरा ओलंपिक में इंडिया के पास आते हुए। हरियाणा के तीरंदाज, क्वेश्चन आ जाए अगर हरविंदर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो ये कर क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, कौन है? तीरंदाज हैं। नाम क्या है? हरविंदर सिंह। पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह तीरंदाजी में भारत का पैरा ओलंपिक का अब तक का पहला पदक है। ठीक है, इसलिए भी विशेष है ये पदक क्योंकि ये अब तक का पहला पदक है पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में। इसी के साथ भारत के नाम पर टोक्यो पैरा ओलंपिक में 13 पदक। देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आया, पैरा ओलंपिक का कल आखिरी दिन है। ठीक है, 5 सितंबर के दिन पैरा ओलंपिक जो है वो खत्म हो जाएंगे इस बार के। तो इंडिया को इस बार कितने मिले हैं अभी तक? कल के दिन तक हमको 13 मिले हैं। ठीक है, हमको कितने मिले हैं? टोटल 13 मिले हैं हमको, जो अब तक का सबसे प्रदर्शन है। इंडिया को इतने भी अभी तक पैरा ओलंपिक हुए हैं उनमें हाईएस्ट पदक जो मिले हैं वो अभी तक आज इस बार 2021 के पैरा 20 के ओलंपिक में ही मिले हैं, जो हमको मिले हैं 13। और हरविंदर सिंह ने हाल ही में कल ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, भारत को गौरवान्वित किया। ये इनकी आप फोटो देख सकते हैं हरविंदर सिंह की। ठीक है, हरविंदर सिंह जब 1 से 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, देखिए पैरा ओलंपिक जितने भी खेल रहे होंगे उनको फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल के देश को गोल्ड मेडल दिला रहे हैं, मेडल्स दिला रहे हैं। ऐसे ही हरविंदर सिंह जब 1.5 से 2 साल के आसपास वो थे, उनको डेंगू हो गया था और एक लोकल डॉक्टर ने उनको एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई प्रकार की परेशानियां आ गई थी। उनको चलने फिरने में परेशानी होती थी, लेकिन उन सब लड़ाइयों से लड़ते हुए उन्होंने तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया और आज गोल्ड को भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे, जिनमें हमने देखा अधिकतर स्पोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपने देखा कि डेथ जिनकी हुई पत्रकार बीबीसी की, आपने देखा कि टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये बच्चों, ये हर एग्जाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पुलिस सब में काम आएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहें, एग्जाम की जानकारियां, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो हमारे ब्रह्मास्त्र क्लासेस के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हम देखते हैं कि हमें पिछला पुराना कितना याद है। कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हम पुराने वीडियोस से यहाँ पर इनको फिर से रिवाइज करेंगे। मैं उनके आंसर्स आपको डायरेक्ट बताता चलूंगा, अगर चर्चा आपको विस्तार से उन पर देखनी है तो पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आज के हमारे क्विक रिवाइज में आता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है चिकमंगलुरु में मसाला पार्क जो बनाने की घोषणा हुई है वो कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्यों है? कर्नाटक मसालों का एक बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए वहां पर मसाला पार्क बना रहा है। हाल ही में वासु परांजपे का निधन हुआ, इनके बारे में तो मैंने आज के वीडियो में भी डिस्कस किया है। वासु परांजपे का निधन हुआ, ये कौन थे? वासु परांजपे क्रिकेट कोच थे। ठीक है, क्रिकेट कोच थे। सुनील गावस्कर को सनी नाम इन्होंने ही दिया था। सौरभ गांगुली, युवराज सिंह इन सबके मेंटर रहे हैं और मुंबई क्रिकेट के चाणक्य कहे जाते हैं। काफी कुछ क्वेश्चंस आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हाल ही में किसे HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया? तो आपको बताया है कि स्टेट बैंक के पूर्व जो डायरेक्टर थे, क्या नाम था? रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार को अभी हाल ही में HSBC एशिया का स्वतंत्र महानिदेशक बना दिया गया है, रजनीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लेखरा ने 10 मीटर में गोल्ड जीता है शूटिंग में। अब उनसे ये पूछा गया है हम लोगों से कि किस राज्य ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको राजस्थान का गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जयपुर की ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस से सबसे ज्यादा मामले किस देश में दर्ज किए गए? बच्चों मैंने आपको बताया है कि वेस्ट नाइल एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि मच्छर से फैल रहा है। इससे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, लोग दिमागी रूप से बीमार होकर मर रहे हैं और ये बीमारी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है रूस में। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस सबसे ज्यादा कहां फैल रहा है? रूस में। इसने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि इससे बचने के पुख्ता इंतजाम आप सब लोग भी कर लें। और आखिरी क्वेश्चन आज का है हमारा, प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। इनको किस टीम ने खरीद लिया है? इनको खरीदा है यूपी योद्धा ने।
इनको खरीदा है यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ रुपए में। ठीक है, इससे पहले पटना पायरेट्स के लिए खेलते थे। प्रदीप नरवाल अभी यूपी योद्धा के लिए खेलेंगे। वेस्टनाइल वायरस रसिया में ज्यादा फैल रहा है। काफी कुछ हमने कवर किया है आसपास, इंटरनेशनल से, नेशनल से, और भी देशों में क्या क्या चल रहा है, क्या रूट बन रहे हैं, कहां पर खाद्य संकट आ रहे हैं और क्या होने वाला है आगे कुछ दिनों में देश के अंदर, देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए विदा लेता हूं। विदित नारायण भदौलिया, नमस्कार।